So, hi everyone, welcome back. This is Dr. Shweta, and we are discussing Prologue to the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. It is episode 2 of this topic. In the last video, उसमें हमने देखा था कि चौसर किस तरह अपने प्रोलॉग को स्टार्ट करता है और एक नेचर की डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करता है. ही स्टार्ट्स विद अप्रैल एंड अप्रैल जो है वो एक मिडिवल कन्वेंशन भी था और एक सिंबॉलिक जर्नी भी है. यानी कि अप्रैल इज द मंथ विच इज considered to be the month of blooming, blossoming, and reviving of the life. So अप्रैल मंथ को अच्छा माना गया है पोइट्स के थ्रू. सो अप्रैल से वो स्टार्ट करता है अपने डिस्क्रिप्शन को, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है प्रीवियस वीडियो में. और दूसरी चीज़ जो समझने की थी प्रीवियस वीडियो में, जो मैंने समझाया था, वो ये था कि ये जो पिलग्रिमेज है, ये सिर्फ़ एक फ़िज़िकल जर्नी नहीं थी, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी थी. यानी कि मन की जिसे जर्नी बोलते हैं, दैट यू आर चेंजिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर. सो अब उस बैकग्राउंड के बाद चौसर हमें इंट्रोड्यूस करता है एक्चुअल कैरेक्टर्स से, जो इस पिलग्रिमेज का पार्ट है. और यही पोर्ट्रेट्स या यही करेक्टर्स हम आज डिटेल में समझेंगे, स्टार्टिंग विद द नाइट. सबसे पहले है नाइट. चौसर का फ्यूडल ऑर्डर का आइडियल रिप्रेजेंटेटिव. फ्यूडल ऑर्डर यानी कि उसमें से कोट है, कोट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. अ वर्दी मैन he was. So, who loved chivalry, truth, honor, freedom, and courtesy. ये लाइन एक नाइट के 5 आइडियल्स को डिस्क्राइब करती है. और वो कौन से 5 आइडियल्स हैं? लॉयल्टी टू द कोड ऑफ शिवलरी, रिलीजियस फेथ, ऑनर इन बैटल, पर्सनल लिबर्टी एंड कर्टसी. तो ये सारी 5 जो क्वालिटीज हैं, वो जिस भी इंसान में होती थी, वो नाइट कहलाया जाता था. और ये यूजुअली उस वक्त बहुत ही ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स में मिलती थी, और उन्हें नाइटहुड की एक उपाधि होती थी जो किंग या क्वीन ऑनर करते हैं, जिससे वो उनको दी जाती थी. तो दे वर द बेस्ट ऑफ द आर्म्ड forces belonging to the direct under the king's order, and they were highly respected people. और फिर चौसर कहता है as meek as is a maid. अब it is a very opposite to what a knight should be, but इसका मतलब ये नहीं है कि the knight should be very meek. मतलब है कि despite being a warrior of many campaigns, despite being such a brave soldier, उसमें एक मेडन जैसी जेंटलनेस. मेडन यानी कि एक आम सी लड़की जो अभी जिसने पूरा वर्ल्ड भी नहीं देखा है, उसकी जैसी जेंटलनेस और ह्यूमिलिटी भी उस नाइट में दिखाई देती है. तो वो सिर्फ ब्रेव हीरोइक और ही नहीं है, लेकिन वो साथ ही साथ जेंटल भी है. सो ही हैज ऑल द जेंटल मैनली क्वालिटीज दैट यू कैन फाइंड इन एनी परफेक्ट मैन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चौसर एक वॉरियर को सिर्फ वॉयलेंट नहीं बताता कि एक वॉरियर सिर्फ वॉयलेंस दिखाने से वॉरियर नहीं बन जाता है, वही उसकी ब्रेवरी की पहचान नहीं है. एक वॉरियर को वर्चुअस और जेंटल भी दिखना जरूरी होता है, वो भी उसकी वन ऑफ द क्वालिटीज है. यानी कि जहां ब्रेवरी दिखानी है वहां ब्रेवरी दिखाए, लेकिन जहां उसको जेंटल रहना है विद पीपल हु आर इन नीड, हु नीड देयर हेल्प, एंड हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग हेल्प फ्रॉम सच ब्रेव सोल्जर्स, वहां पर उसको अपना जेंटलनेस भी दिखानी है. तो ये सारी क्वालिटीज चौसर के इस नाइट में थी. नाइट कैसा है यहाँ पर? नाइट एक पॉजिटिव स्टीरियोटाइप है यहाँ पे मिडिवल पोएट्री का. यानी कि नाइटहुड को मिडिवल पोएट्री में, इस टाइम पीरियड की जो पोएट्री है उसको मिडिवल पोएट्री कहते हैं. इस टाइम पीरियड की पोएट्री में नाइट्स को एक अलग ही रिस्पेक्ट या स्टेटस दिया जाता था, और उसे एक पॉजिटिव स्टीरियोटाइप की तरह दिखाया गया है. चौसर ने वही किया है. ये शिवेलरिक रोमांस का के हीरो की तरह है. शिवेलरिक रोमांस यानी कि एनी जेंटलमैनली क्वालिटीज एंड एनी पोएट्री रिटन ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्वालिटीज. सो कैसे? क्योंकि वो नाइट ऑनरेबल भी है, वो नोबल भी है, और वो रिलीजियस क्रूसेड्स यानी कि उन सारी जो भी क्रूसेड्स कैरी करता था किंग, जहाँ पे ये सारे नाइट्स जाते थे उसके बिहाफ पे वॉर करने, वहां पर उन सब में पार्टिसिपेट भी करता है. यानी कि ही इज
the master of everything. He knows what to do and when to do and how to do that. So चौसर का जो टोन है यहाँ, वो सिंसियर एडमिरेशन का है. He is admiring the knight. He is not criticizing him. He is rather admiring it, and he considers knight to be one of the highest man in the society of all the people coming together. So unlike other portraits, उसमें वो आयरनी भी आपको दिखाई देगी, बट नाइट के पोर्ट्रेट में आप देखेंगे कि चौसर इज ओनली एडमायरिंग द नाइट फॉर हिज सो मेनी क्वालिटीज. सो इसका मिडिवल रिप्रेजेंटेशन क्या है? नाइट जो है वो सिंबॉलिक था एरिस्टोक्रेटिक आइडियल्स का. रूलर का प्रोटेक्टर था, यानी कि किंग को प्रोटेक्ट करना नाइट की ड्यूटी थी, और चर्च को भी डिफेंड नाइट करता था, क्योंकि वो रिलीजियसली भी काफी डेडिकेटेड था अपने रिलीजन को लेके. रिलीजन को प्रमोट करना, रिलीजन के लिए लड़ना, नाइट्स की ये असेंशियल ड्यूटीज होती थी मिडिवल टाइम पीरियड में. तो ये दोनों क्वालिटीज जब उसके अंदर हैं कि प्रोटेक्टिंग द रूलर एंड डिफेंडिंग द चर्च, so king and church used to be considered as the topmost priority in medieval time period. उनसे ऊपर कुछ नहीं होता था. और नाइट इन दोनों का प्रोटेक्टर, इन दोनों का डिफेंडर की तरह एमर्ज होता है. तो डेफिनेटली नाइट की रिस्पेक्ट जो है, उसका जो लेवल है, वो चौसर के लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, सबसे ऊपर आता है. अब नाइट के बाद आता है उसका सन, द स्क्वायर, जो एक यंग नोबलमैन है, जो कि अभी इन ट्रेनिंग ही है. तो स्क्वायर क्या होते हैं? दे आर नाइट इन मेकिंग, यानी कि दे विल बी नाइट वन डे, बट नाउ एटलीस्ट दे आर वेरी यंग, सो दे आर जस्ट गोइंग थ्रू दैट ट्रेनिंग पीरियड. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्क्वायर. उनको स्क्वायर बोला जाता है. दैट इज ऑल्सो अ डेजिग्नेशन, अ पोस्ट. अब इसका एक कोट देख लेते हैं. अ लवर एंड अ लस्टी बैचलर विद लुक्स क्रूअल एज दे वर lewd in press. मतलब he is handsome, curly haired and full of youthful energy, और एक कोर्टली लवर भी है. यानी कि he is just acting like any young man acts in such a situation. So he is youthful, he is courtly, he is more focused on love, and showing himself to be as brave rather than indulging himself in the actual war, because he is right now going through the training, and he is apparently very young, because if night, he is the son of the night, the night is definitely an old man who is an experienced man. अब चौसर कहता है कि he could songs make and well endowed, just eat dance and well portrayed and write. Well, poetry and write, yani he is skilled in poetry, songs, dancing, jousting. Jousting was used to be a game of the brave people. सब क्वालिटीज जो एक लेडी को अट्रैक्ट कर सकती हैं, वो सारी क्वालिटीज जो हैं, वो इस नाइट में है. सो ये एक स्क्वायर का उसने डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो यूथफुल है, वो फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचता, वो एट द मोमेंट जीता है. ही कुड सिंग, ही कुड राइट पोएट्री, ही कुड डांस, he could woo the ladies, he is the courtly lover, he knows how to, you know, be presentable and attract other ladies towards him. So he is living his life as a young man is usually seen in such conditions, such situations. सो ये पोर्ट्रेट जो है, ये नाइट के सीरियस शिवेलरी के कॉन्ट्रास्ट में आता है. कहाँ नाइट है जो सीरियस है अपनी शिवेलरी में, उसके अंदर ऑनर है, वर्चू है, पेशेंस है. लेकिन वही जो स्क्वायर है, ही इज अ फ्लैम्बायंट एंड ही इज रोमांटिक, एंड वो थोड़ा सा शो ऑफ करता है, वो थोड़ा सा शोई है. ही लिव्स इन द मोमेंट. सो चौसर का जो टोन है वो जेंटल सेटायर है, यानी कि हार्श सेटायर उसने स्क्वायर का नहीं किया है. इज नॉट वेरी क्रिटिकल ऑफ स्क्वायर लिविंग इज लाइफ, but he is gently criticizing him, satirizing him on his way of living his life. Admiration भी है, लेकिन थोड़ा सा टीजिंग भी है, जैसे यूथ के फ्लैम्बॉयंस या केयर फ्री एटीट्यूड पे वो स्माइल करके उसको कुछ उसके बारे में बोल रहा हो कि ये तो अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है. सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, दैट काइंड ऑफ टोन वी सी ऑफ द चौसर when he describes the squire, which is in direct contrast to the knight. Squire shows the courtly culture of 14th century aristocracy, where young men had to balance warfare with art and courtly love. So ये उस टाइम पर एक बहुत ही एक ऐसे टाइम थे वो कि जब आपको वॉरफेयर में भी परफेक्ट होना है और आपको कोर्ट में भी प्रेजेंटेबल दिखना है. यू हैव टू बी वेरी अपीलिंग इन योर पर्सनालिटी, एंड यू हैव टू बी वेरी एडमिरेबल एट ऑल टाइम्स, एंड यू शुड बी
good enough to attract the attention of others, men and women, they should be really impressed with you. So वो सारी चीजें जो हैं वो स्क्वायर वो सारी चीजें करता है। तो चौसर उसको स्टॉन्चली क्रिटिसाइज ना करके उसको जेंटली नज करता है कि he is living his life, whereas his father, the knight, he has experienced everything and he is honorable and virtuous than what is compared to uh, his son being the squire। योमेन का जो पोर्ट्रेट है वो थोड़ा शॉर्ट है, इतना ज़्यादा उस पे चौसर ने स्ट्रेस नहीं दिया है, लेकिन सिग्निफिकेंट है। ये बिलॉन्ग करता है स्मॉल फ्री होल्डिंग क्लास से। नाइट का सर्वेंट है योमेन। योमेन का क्या पोस्ट है, क्या डेजिग्नेशन है? वो नाइट के साथ आया है, वो नाइट का सर्वेंट है, उसके एरेंड्स करता है, जो फॉरेस्ट और हंटिंग में एक्सपर्ट भी है। यानी कि योमेन इज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड ही इज अ फॉरेस्टर, ही नोज हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट्स। अब उसके लिए एक कोट है, yeoman had he and servant name of at the time for him list right so he is a sheaf of peacock orbs brighten and keen under his belt he bar full thriftily his face was brown as is a nut। अब उसके बारे में कितना कुछ बोला है इसने, मतलब उसके पास एरोज थे, नीट एंड शार्प, एक डिसिप्लिन्ड आउटडोर्समैन है वो, यानी कि नोज हिज वे थ्रू द जंगल, थ्रू द फॉरेस्ट, he knows his bow and arrow, he knows how to use it, so he is kind of attending to the knight and doing things for him, and he is very well expert in his hunting। और सेंट क्रिस्टोफर्स का जो उसका मेडल है, क्रिस्टोफर ऑन हिज ब्रेस्ट ऑफ सिल्वर शीन, यानी कि उसने एक मेडल अपनी चेस्ट पे लगाया हुआ है, तो ये शो करता है रिलीजियस फेथ और ट्रेवल का सिंबल। यानी कि सेंट क्रिस्टोफर जो है वो ऐसा मानते थे कि वो ट्रेवलर्स को प्रोटेक्ट करते थे, तो सेंट क्रिस्टोफर का जो लोगो है या मेडल है वो लोग लगा के चलते थे, ये बिलीव के में कि सेंट क्रिस्टोफर्स सोल विल प्रोटेक्ट अस, हिज स्पिरिट विल प्रोटेक्ट अस। So it shows that he is true to his profession and he is a very good hunter, he is a very good forester and he is a very good outdoor person, he knows his way। तो योमेन एक फंक्शनल पोर्ट्रेट है, एक सैटारिकल पोर्ट्रेट नहीं है, सिर्फ उसको डिस्क्राइब किया गया है। वो चौसर ने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, प्रेज नहीं किया बहुत ज्यादा कहीं, सिंपली उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये भी एक कैटेगरी थी उस वक्त के, कुछ लोग योमेनशिप भी एज अ प्रोफेशन परस्यू करते थे। तो चौसर का जो टोन है वो न्यूट्रल है यहाँ पर, ना ही वो उसको क्रिटिसाइज करता है ना ही वो उसको खुल के प्रेज करता है। एडमिरेशन है उसकी एफिशिएंसी के लिए, उसकी हंटिंग स्किल्स के लिए, पर कोई मोरल क्रिटिक नहीं है कि वो सही है या वो गलत है। तो इसका मिडिवल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ योमेन का? योमेन सिंबलाइजेस रूरल फ्रीमेन who were loyal retainers of knights and skilled in forestry and warfare। यानी कि नाइट्स उनको एम्प्लॉय करते थे, योमेन वो कैटेगरी के लोग होते थे जिन्हें नाइट्स एम्प्लॉय करते थे उनकी कैपेबिलिटीज पे, कि वो अच्छे हंट्समैन होते थे, वॉरफेयर थोड़ी जानते थे और फॉरेस्ट्री में एक्सपर्ट होते थे, यानी कि दे यूज्ड टू नो देयर वे थ्रू द जंगल। सो यही रीजन होता था कि नाइट्स यूजुअली योमेन्स को रिक्रूट करते थे अपने अंडर अपनी हेल्प के लिए। अब आता है प्रायरस का पोर्ट्रेट। प्रायरस सबसे सटैरिकल और लेयर्ड पोर्ट्रेट है। शी इज अ नन, बट चौसर की डिस्क्रिप्शन फोकस करती है वर्ल्डली मैनर्स पे। अब एक कोट देखते हैं, एंड fresh French she spake full fair and fitly after the school of Stratford at Bow। यानी she speaks French but not Persian French, एक inferior कॉन्वेंट स्कूल की फ्रेंच वो बोलती है। और ये चौसर का सटल मॉकरी है उस पे कि शी प्रिटेंड्स टू बी वेरी सोफिस्टिकेटेड बट शी लैक्स ऑथेंटिसिटी। वो फ्रेंच तो बोलती है, फ्रेंच यानी कि फ्रेंच, वो फ्रेंच तो बोलती है लेकिन एक स्कूल से जहाँ से उसने फ्रेंच सीखी है, कोई पर्शियन फ्रेंच यानी कि सेकंड लैंग्वेज, जिन्होंने फ्रेंच को एज अ सेकंड लैंग्वेज लर्न किया है, उसने उस स्कूल से अपनी फ्रेंच को सीखा, उस कॉन्वेंट स्कूल से। सो वो प्रिटेंड करती है फ्रेंच में बात करके, ये शो करती है कि आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड आई बिलोंग टू अ वेरी सोफिस्टिकेटेड क्लास ऑफ नन्स, बट उसमें वो ऑथेंटिसिटी नहीं आती है। तो यहाँ चौसर नन को, प्रायरस को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है उसकी शो ऑफ पे, उसका जो प्रिटेंस है उस पर। और उसकी ब्रूच पे लिखा है अमोर विंसेट ओमनिया। ये जो थ्री वर्ड्स हैं, ये इसका मतलब है लव कॉन्कर्स ऑल।
तो ये भी अपने आप में एक आयरॉनिक चीज़ है। ये कौन-सी लव की बात यहाँ चौसर करना चाहता है? नन जो है या प्रायरस कह सकते हैं, वो कौन-सी लव को यहाँ इम्पोर्टेंस दे रही है? हर डिवाइन लव दैट इज़ लव फॉर द गॉड, या कोई वर्ल्डली लव दैट शी हैज़ फॉलन इन लव विद समवन? सो व्हाट काइंड ऑफ ब्रूच इज शी कैरिंग एंड व्हाट इज़ द meaning of that quote, amor vincit omnia, love conquers all? What love is the love for the god or the worldly love? So चौसर यहाँ हिंट करता है हिपोक्रेसी की तरफ, कि एक प्रायरस होकर वो थोड़ा सा वो हिपोक्रेट उसको बताता है कि वो गॉडली लव में ना जाके वो शो ऑफ में रहती है, वो वर्ल्डली लव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जबकि she belongs to the ecclesiastical group and her whole dedication should have been towards the church and the god, and she should have lived a simple life. She should not be involved in any kind of show off, but she on every step shows off her style and her class. So Chaucer का जो tone है here, it is of gentle irony. He notices her vanity, affectations और secular interests उसके हैं, उसको वो फोकस में लाता है, जो एक नन के लिए टोटली इनअप्रोप्रिएट है। A nun should not be vain, and she should not be very pretentious, and she should not show off. Rather, she should live a very humble life. But all these qualities, they are not there in this nun, and she's rather very finicky while eating, and she's very finicky in dressing, and she speaks very, in a very sophisticated manner. She tries to show that she's very good at speaking French. सो ये पोर्ट्रेट क्रिटिक है चौसर के करप्शन और आर्टिफिशियलिटी का, कि कैसे चर्च में करप्शन था और चर्च में कैसे लोग थे ऐसे जो आर्टिफिशियलिटी पर ज्यादा फोकस करते थे और रिलीजन पे कम फोकस करते थे। रिलीजन उनके लिए सिर्फ एक आउटर कवर था और अंदर से वो अपने ही सारे शौक जो है वो पूरे करते थे। सो मिडिवल रिप्रेजेंटेशन क्या है नन का? नन्स को आइडली होना था पायस और सेल्फ डिनाइंग एंड गॉड सर्विंग, लेकिन मैडम एग्लिंटाइन शोज हाउ रिलीजियस फिगर्स अडॉप्टेड कोर्टली मैनर्स इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कैसे जो रिलीजियस फिगर्स हैं या ये नन्स हैं, प्रीस्ट्स हैं, कैसे इनमें से कुछ लोगों ने स्पिरिचुअलिटी की जगह वर्डली जो मैनर्स होते हैं, जो दिखावी की चीजें होती हैं, उनको अडॉप्ट कर लिया था और उसमें ही वो जीते थे। लेकिन आउटर अपीयरेंस से वो बड़े ही रिलीजियस और जेंटल दिखाई देते थे, लेकिन इनर सेल्फ उनकी ऐसी नहीं थी। तो यहाँ वो प्रायरस को जो है क्रिटिकली सटायर कर रहा है, सटली सटायर कर रहा है, जेंटल आयरनी यहाँ पर दिखाई देती है हमें चौसर की। नेक्स्ट है मंक, और ये पोर्ट्रेट फुल ऑफ सटायर है। He yet not of that text a pulled hen that saith had hunters been not holy men। मतलब उसको परवाह ही नहीं है कि चर्च के रूल्स कहते हैं कि मंक्स शुड नॉट हंट, लेकिन मंक जो है उसे हंटिंग उसका फेवरेट पैशन है, उसको बहुत पसंद है हंटिंग, ये उसकी फेवरेट हॉबी है। Whereas you will never see, you can never imagine a monk interested in hunting, killing other beings, animals। और चौसर लिखता है कि अबाउट हिज फाइन क्लोथ्स, स्लीव्स परफिल्ड एट द हैंड्स विद ग्राइज एंड दैट द फाइनेस्ट ऑफ अ लैंड। यानी कि फर लाइंड स्लीव्स हैं उसकी, एक्सपेंसिव ड्रेसिंग है। कहने का मतलब है कि उसकी जो ड्रेसिंग है, उसका जो डिजाइन है ड्रेसिंग का, वो कोई भी मंक जैसा नहीं है। इट इज नॉट सिंपल लुकिंग, it has sleeves, it has ruffles at the end of the sleeves, it is made from very fine silk cloth। so जो एक मंक को जो कि वाव कर लेते हैं, कसम खा लेते हैं कि हम पॉवर्टी में रहेंगे और बाकी दुनिया जो है उनकी सेवा करेंगे, यहाँ पर वो मंक बिल्कुल उल्टा कर रहा है। ही इज टोटली वायलेटिंग दोज रूल्स विच अ मंक शुड नॉट बी इन्वॉल्व विद। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो चौसर का जो टोन है वो मॉकिंग है रादर, और आयरॉनिक भी है। वो मजाक भी उड़ाता है मंक का, उसको आयरॉनिकली भी क्रिटिसाइज करता है। ही यूजेस ह्यूमर बट एक्सपोजेस हाइपोक्रेसी। वो हंसी मजाक में ही हंसते हंसते कहते हैं ना, ह्यूमर में वो उसकी जो हिपोक्रेसी है, दिखावा है, उसको एक्सपोज कर देता है। सो मंक सिंबलाइजेस वर्ल्डली इंडल्जेंस विद इन द चर्च, जस्ट लाइक प्रायरस। वो भी ऐसा ही है कि वो बाहरी दिखावे में जो दुनिया में चल रहा है उसमें ज्यादा अपने आप को इंडल्ज करके रखता है, और चर्च के अंदर उसका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसे गोल्ड बहुत पसंद है। और मिडिवल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है कि दिस वाज अ रियल इशू बैक देन। मेनी मोनेस्ट्रीज इन चौसर्स इंग्लैंड वर एक्यूज्ड ऑफ करप्शन,
और बहुत सारे ऐसे चर्च थे जिन पे करप्शन का इल्ज़ाम लगता था। वो बहुत सारा जो वेल्थ है वो अपने पास रखते थे और लग्ज़री में जीते थे अंदर जो मंक्स होते थे, और आउटर अपीयरेंस से लगता था कि मंक्स की लाइफ़ जी रहे हैं तो बहुत ही सिंपल और हम्बल लाइफ़ होगी, और वो इग्नोर कर देते थे सारी रिलीजियस ड्यूटीज़ को। तो ऐसा बहुत था उस वक़्त मिडेवल चर्च में कि ये सब चीज़ें मिडेवल टाइम पीरियड में कि चर्च में ये चीज़ें, ये बैड प्रैक्टिसेज़ हुआ करती थी, जो कि इस मंक के थ्रू चौसर जो है हम लोगों के सामने लेके आ रहा है और हमें बता रहा है कि कैसे उस वक़्त काफ़ी मंक्स, काफ़ी रिलीजियस जो फिगर्स थे वो ऐसे करप्शन में और हिपोक्रेसी में अपनी लाइफ़ को स्पेंड करते थे, एंड दे हैड नथिंग टू डू विद द रिलिजन विथ व्हिच दे क्लेम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ। अब नेक्स्ट है फ्रायर हबर्ट, जो कि एक और शार्प सटायर है। एक फ्रायर है जो कि फ्रायर क्या होते हैं? पीपल हू टेक alms and beg from people and then survive on those beggings. So he was an easy man to give penance, और वो बदले में ना they used to give you penance in exchange of the items that you offered them, whereas he wished to have a good pittance। मतलब अगर तुम पैसे देते हो तो तुम्हारे सिंस को वो इजीली फॉरगिव कर देगा, बिकॉज वो कहेगा कि मैं तो भगवान का आदमी हूँ। सो ये फ्रायर्स होते थे, तो डेफिनेटली वो भी चर्च का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पार्ट ही हुए, एक्लेसियास्टिकल ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं वो भी। सो फ्रायर हबर्ड है उसका नाम। हबर्ड क्या करता है? ही asks for things in exchange of pardoning people, कि I will pardon you for your sins because I am a representative of God on this earth, so if you offer give me something, I will pardon you back in the name of the God। और चौसर नोट करता है कि उसका जो बिहेवियर है, he frequents taverns, flirts with women, और उसका लाइवलीहुड जो है वो बेगिंग से नहीं बल्कि मैनिपुलेशन से है। यानी कि वो एक ऐसा फ्रायर है जो टेवर्न्स, यानी कि जहाँ अल्कोहल सर्व होता है, ऐसी जगहों पे वो जाता है, वहाँ पर जिस तरह विमेन है उनके साथ फ्लर्ट करता है वो। सो ही इज़ जस्ट लिविंग हिज़ लाइफ, और वो बेगिंग सिर्फ़ उसका एक छलावा है, एक दिखावा है, आउटर अपीयरेंस है, जिसके बेसिस पे वो अपनी लाइवलीहुड चला रहा है, बिकॉज़ ही डज़न्ट वांट टू वर्क हार्ड एंड देन अर्न। और तो इसीलिए इसको बेगिंग नहीं कह सकते उसके प्रोफ़ेशन को, वो तो रादर मैनिपुलेट कर रहा है ना लोगों को, बिकॉज़ ही इज़ asking for money in exchange of forgiving people of their sins। And the tone that Chaucer here uses is satirical, almost cynical tone है। चौसर यहाँ डायरेक्टली अटैक कर रहा है करप्शन पे, जो कि इस मेंडिकेंट ऑर्डर के लोगों में होती थी। मेंडिकेंट्स यानी कि साधु महात्मा, ये जो इस तरह के लोग होते हैं, उनके कैटेगरी के लोगों में जो ये करप्शन था, चौसर उसका उसकी तरफ हमारा ध्यान खींचना चाहता है। इसलिए उसने हबर्ड का कैरेक्टर जो है डिस्क्राइब इस तरीके से किया है कि ऐसे भी बहुत सारे फ्रायर्स होते थे जो फेक होते थे, एंड दे यूज्ड टू जस्ट एन्जॉय देयर लाइफ एंड डू एवरीथिंग रॉन्ग, एंड देन कमिट सिन, एंड देन टेल अदर पीपल आयरॉनिकली दैट दे विल पार्डन देम फॉर देयर सिंस। उनके गुनाहों के लिए उनको माफ कर देंगे अगर वो बदले में उनको कुछ देते हैं। तो ये पोर्ट्रेट एकदम एग्जाम्पल है चर्च के एक्सप्लॉयटेशन का, जो लोगों का करते थे चर्च के लोग, आम लोगों को डरा के, उनको उनके पापों का वास्ता देके उनसे जो एक्सप्लॉयटेशन में लेते थे, ये उसकी तरफ इशारा करता है ये पोर्ट्रेट। तो मिडिवल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है वो देख लेते हैं। फ्रायर्स जो है वो आइडली बेगर्स होते थे क्राइस्ट के लिए, भगवान के लिए। बट चौसर शोज हियर दैट हबर्ड इज अ सेल्फ इंटेलिजेंट एंड ग्रीडी एंड करप्ट मैन, कि वो ऐसा नहीं है, ही इज ग्रीडी, ही इज करप्ट, सेल्फ इंटेलिजेंट, यानी कि वो अपना अपने बारे में सोचता है, अपने लिए करता है, जो करता है उसको कोई मतलब नहीं है। So he is also abusing this profession and misusing his appearance as a friar। अब मर्चेंट का नेक्स्ट पोर्ट्रेट आता है, और मर्चेंट एक कॉमिक आयरॉनिक पोर्ट्रेट है। इसमें थोड़ा फनी भी लगता है आपको ये पोर्ट्रेट, और आयरॉनिक भी लगता है। जैसे कि कोट है, देयर वाज नो वेट देन ही वाज इन डेट, सो एस्टेटली वाज ही ऑफ हिज गवर्नेंस। मतलब दिखता है सक्सेसफुल और वेल्दी, बट एक्चुअली ही इज इन डेट, उस पे कर्ज चढ़ा हुआ है। यानी कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, कि वो रियलिटी में वो वेल्दी नहीं है, वो डेट में फंसा हुआ है, उसके ऊपर बहुत कर्ज है, बिकॉज उसने लोगों से बहुत पैसे लिए हुए हैं। मर्चेंट है ना वो, ही इज अ बिजनेसमैन, लेकिन वो दिखाता है ऐसे कि इज वेरी सक्सेसफुल। सो चौसर यहाँ पे किस चीज को एक्सपोज कर रहा है? ही इज एक्सपोजिंग दी people who are
डिस्प्लेइंग अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, यानी कि जो दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो होता है, और मर्चेंट क्लास में यूजुअली ऐसा ही होता था उस टाइम पर। तो यहाँ पर जो चौसर की जो टोन है वो आयरॉनिक है। आउटवर्ड इमेज उसकी जो है वो बहुत पॉलिश्ड है, लेकिन अंदर से उसकी जो इमेज है मर्चेंट की वो बहुत खराब है, इट इज़ फ्लॉड, ठीक है? ये शो करता है कि राइजिंग मिडल क्लास अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए आउटवर्ड शो पर फोकस करती थी तब, क्योंकि उनको ऊपर बढ़ना था, आगे बढ़ना था। अब मर्चेंट है, नीचे से ऊपर जा रहा है बिज़नेस करके, सो बाय फेयर मीन्स तो वो नहीं कर रहा है। ही मस्ट बी यूजिंग सम अनफेयर मीन्स। अब अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहा है तो ही हैज़ टू प्रिटेंड दैट ही इज़ डूइंग सो वेल सो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम एंड दे प्लान ऑन इन्वेस्टिंग थ्रू हिम, investing their money through him. So he has to pretend that he is, laden with money, but rather he is indebted, उस पे कर्ज है। तो यहाँ पर जो मिडिवल रिप्रेजेंटेशन है वो मर्चेंट की, वो सिंबलाइज करती है द न्यू कमर्शियल सोसाइटी, द मिडिल क्लास ऑफ 14th सेंचुरी, जो कमर्शियली आगे बढ़ रही थी थ्रू ट्रेड, थ्रू प्रॉफिट एंड थ्रू क्रेडिट इकोनॉमी, यानी कि उधार पे, कि तुम किसी से उधार ले लिया, आगे इन्वेस्ट कर दिया, वो डूब गया तो चला गया। सो ये जो सोसाइटी में जो फाइनेंशियली जो एक प्रॉब्लम आ रही थी, ये इस मर्चेंट क्लास से भी आ रही थी, जो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, एंड दे यूज्ड टू fool themselves and also fool the other people. So this is what it was about the merchant, and I would suggest that you read the entire portrait, because if I'm giving you the crux and the few important quotes, and if you now read the entire portrait, which is not very long, just a page, so you will understand everything about the merchant. नेक्स्ट आता है ऑक्सफोर्ड क्लार्क, एकदम सिंपैथेटिक पोर्ट्रेट है। For him was never have at his bed's head 20 books clad in black or red of Aristotle and his philosophy, than robes rich or filthy or gay satire. Matlab, books are more valuable to him than rich clothes or musical instruments. यानी कि वो एक ऐसा इंसान था, ऑक्सफोर्ड क्लार्क, कि उसके लिए किताबों की वैल्यू ज़्यादा थी। उसको ना तो महँगे कपड़ों से मतलब था, ना ही उसको कोई ख़ास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से को खरीद के और उनको प्ले करने का शौक था। ही यूज्ड टू इंडल्ज हिमसेल्फ इन रीडिंग बुक्स, ही वाज़ द लवर ऑफ नॉलेज। एरिस्टोटल का नाम लिया, यानी कि ही वाज़ इनटू फिलॉसफी एंड स्टडी ऑफ फिलॉसफी। और ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच, उसकी एक क्वालिटी और थी कि वो एक स्कॉलर था, वो सीखता था खुशी से, और खुशी से ही आगे वो टीच सिखाता भी था। तो ये एक टाइमलेस आइडियल है स्कॉलर्स के लिए, जो चौसर ने दिखाया है कि जो स्कॉलर्स होते हैं ट्रू सेंस में, वो ऐसे ही होते हैं। दे लर्न एंड देन दे टीच, दे कीप लर्निंग थ्रू आउट देयर लाइव्स एंड देन दे कीप टीचिंग। सो यहाँ पर जो चौसर जो है वो एप्रिशिएट करता है ऑक्सफोर्ड क्लार्क को। चौसर का टोन यहाँ रिस्पेक्टफुल है, वार्म है और एडमिरेबल है क्लॉक के लिए। वो उसको एडमायर करता है, उसकी जेंटलनेस को एडमायर करता है, और उसकी पॉवर्टी को उसकी कमज़ोरी नहीं, उसकी हिम्मत बनाता है। वो पुअर होने के बावजूद जो ऑक्सफोर्ड क्लार्क है, ही इज़ अ नोबल फिगर, जो लर्निंग और टीचिंग को अपना ट्रू वेल्थ मानता है, कि यही मेरी रियल वेल्थ है, कि आई कीप ऑन लर्निंग एंड आई कीप ऑन टीचिंग अदर्स व्हाटएवर आई हैव लर्न्ड सो फार। मिडिवल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी? स्कॉलर्स वर ऑफन पुअर, यानी कि उस वक़्त जो लोग इस फ़ील्ड में चले जाते थे कि उन्हें कुछ बनना है, पढ़ना है, वो लोग ज़्यादातर पुअर रह जाते थे, बिकॉज़ कोई बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, जो भी उनके पास अवेलेबल सोर्सेज़ हैं, उनसे वो बुक्स ले लेते हैं, वो पढ़ते हैं। तो ज़्यादा उनके पास लग्ज़री आइटम्स या सर्वाइवल के आइटम्स भी लिमिटेड ही होते थे, लग्ज़री तो बहुत दूर की बात है। तो स्कॉलर्स वर ऑफन पुअर एंड डिपेंडेंट ऑन पेट्रन्स। पेट्रन्स यानी कि कोई अगर जैसे स्पॉन्सर कर दे उनकी पढ़ाई, कोई बोल दे कि ठीक है, आई विल स्पॉन्सर योर स्टडीज, यू विल डू दिस फॉर मी। सो ऐसे पेटर्नशिप पर वो लोग डिपेंड करते थे, बट दे आर एम्बोडीड टू बी विद द वैल्यूज ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन इन मिडिवल सोसाइटी। सो ये ट्रूली एजुकेटेड क्लास थी, जो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, दे वर वेल्दी इन द रेल्म ऑफ नॉलेज। नॉलेज के फील्ड में वो वेल्दी थे सबसे ज़्यादा, चाहे वो फाइनेंशियली कितने भी पुअर क्यों ना हो उस टाइम पीरियड पे, किस पे? मिडिवल टाइम पीरियड पे। अब नेक्स्ट आ जाता है द सार्जेंट ऑफ लॉ, या सार्जेंट एट लॉ, एक लॉयर जो प्रोफेशनल क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। प्रोफेशनल क्लास जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, ये प्रोफेशनल क्लासेस हो जाती हैं। उस टाइम पर ये प्रोफेशनल क्लासेस ही मानी जाती थी।
अब उससे कोट है, नोवेयर सो बिजी अ मैन एज ही देयर वाज एंड येट ही सीम्ड बिजियर देन ही वाज। मतलब ही प्रिटेंड्स टू बी बिजियर देन ही रियली इज। सो दैट इज अ वेरी सेल्फ इमेज बिल्डिंग। यानी कि वो ये दिखा रहा है कि मैं, ही प्रिटेंड्स अगेन, जैसे कि मर्चेंट प्रिटेंड करता है वैसे ये भी प्रिटेंड करता है। एवरीबडी हु इज फ्रॉम द प्रोफेशनल क्लास, दे आर प्रिटेंडिंग, दे आर फूलिंग पीपल। अब चौसर का टोन जो यहाँ पर है वो माइल्ड है, वो आयरॉनिक है। ये पोर्ट्रेट एक्सपोज करता है प्रोफेशनल क्लासेस को जो अपनी इमेज पॉलिशिंग में लगे रहते थे, rather than doing some actual work and helping people out because they wanted profit at the end of the day. So lawyers, इसका medieval representation क्या है? Lawyers were both respected and they were also distrusted. They are seen as learned but also cunning. Unlike the scholar, वो भी learned थे lawyers भी, because they used to read so many cases every day and understand the law and then twist it and mold it for the benefit of one and for the loss of other. But then, unlike the scholar, they were cunning. They were not uh, trusted much. And Chaucer captures this ambivalence perfectly. Ambivalence यानी कि ये जो opposite idea है कि पढ़ा लिखा है लेकिन उस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है कोई, वो रिस्पेक्टेड है लेकिन उसकी रिस्पेक्ट हो रही है लेकिन उसको अच्छा नहीं मानते हैं, उसको कनिंग मानते हैं। तो ये एम्बीवेलेंट आइडियोलॉजी है, एम्बीवेलेंट कंपैरिजन है, यानी कि ऑपोजिट हुआ ये। और इसको चौसर ने परफेक्टली डिस्क्राइब किया है सार्जेंट एट लॉ के पोर्ट्रेट में, जिसको अगर आप पढ़ोगे तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि वो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है चौसर। अब आता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक वेल्दी फ्री होल्डर है। ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैंडेड जेंट्री। लैंडेड जेंट्री यानी कि वन हु इज having some land at his disposal and which he claims to have owned it. So there's a quote, without ten bake meat was never his house of fish and flesh and that so plenteous। यानी कि मतलब उसका घर हमेशा खाने से फुल रहता था। हॉस्पिटैलिटी और इंडल्जेंस का सिंबल आता है फ्रैंकलिन से। फ्रैंकलिन यानी कि कोई भी वेल्दी लैंड ओनर जिसके पास थोड़ी जमीन है, थोड़ी जायदाद है, और वो एक बहुत ही जेनरस होस्ट है। क्यों? क्योंकि उसके घर में सारी चीज़ों की मौज है, यानी कि उसके घर में हमेशा खाना फुल रहता है। कोई हॉस्पिटैलिटी किसी की करनी होगा, कोई घर जाता है उसके यहाँ पे, तो दे फाइंड प्लेंटी ऑफ फूड ओवर देयर, फिश एंड फ्लेश, एवरीथिंग इज ओवर ब्रिमिंग एट हिज हाउस, सो ही इज लिविंग हिज लाइफ इन लग्जरी। और चौसर नोट करता है कि फ्रैंकलिन जो है ही फॉलोज एपिक्यूरस, फॉर ही वाज एपिक्यूरस's ओन सन। मतलब प्लेजर और गुड लिविंग का सपोर्टर था वो। उसको अच्छे से रहना, अच्छे से खाना पीना और अच्छी लिविंग में अपना जीवन बिताना, उसको ये चीज़ों में वो अपने आप को इंडल्ज रखता था, उसको ये चीज़ें ही पसंद थी और वो वही करता था। तो एपिक्यूरस को वो आइडलाइज़ करता था, फ़ॉलो करता था। और इसका जो टोन है वो कॉमिक है, लेकिन आपको थोड़ा फ़नी भी लगेगा बीच में, लेकिन अफेक्शनेट भी है थोड़ा-सा। चौसर थोड़ा टीज़ करता है उसके इंडल्जेंस को, बट ऑल्सो एडमायर्स हिम, उसकी जेनरॉसिटी को। कैसे? क्योंकि वो होस्ट अच्छा है, यानी कि अगर कोई उसके घर आ रहा है तो ही इज होस्टिंग हिम प्रॉपरली, ही इज नॉट shying away from offering him whatever food and drinks are available at his home. He loves to host people. So यहाँ पर वो उसको एडमायर भी करता है। आपको खाली ये नहीं देखना है किसी भी पोर्ट्रेट में कि चौसर ने स्टॉन्चली क्रिटिसाइज किया है या स्टॉन्चली उसको, सिर्फ उसको स्टॉन्चली क्रिटिसाइज किया है या फिर उसको ओवर्टली प्रेज किया है। आपको एक बैलेंस देखना है कि टोन क्या जा रही है। टोन जा रही है कि उसको थोड़ा-सा क्रिटिसाइज तो करता है लेकिन उसकी कुछ क्वालिटीज़ को एडमायर भी करता है। तो हर एक पोर्ट्रेट में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा जो आपको मैं यहाँ बता भी रही हूँ और आपको वो नोट भी रखना है। तो फ्रैंकलिन जो है ही सिम्बलाइजेस वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हॉस्पिटैलिटी। यानी कि वो लोगों को हॉस्पिटैलिटी भी उनकी अच्छी करता है, उनका स्वागत, आओ-भगत जिसको कहते हैं, वो भी अच्छी करता है। What is the medieval representation of Franklin here? Franklin was part of the rising gentry class. Gentry यानी कि अपर क्लास, उसका पार्ट था जो धीरे धीरे अपर क्लास बन रही थी क्योंकि उनके पास लैंड थी। दे वर द लैंड ओनर्स, बट वो नोबिलिटी नहीं थे, यानी कि वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास नहीं थे, उनसे कुछ स्टेप नीचे ही थे, लेकिन स्टिल
they were gradually rising above. They were getting richer. Why? Because they were having land in their names, जो कि फ्यूडलिज्म के बदलते हुए सोशल स्ट्रक्चर को दिखाता है। यानी कि फ्यूडलिज्म में भी कितने चेंजेस आ रहे थे। पहले सब कुछ ही नोबल्स का और किंग का होता था, लेकिन धीरे धीरे जो लैंड है उसकी ऑनरशिप दी जाने लगी। तो कुछ लोगों को, जो फ्रैंकलिन जैसे लोग हैं जिन्हें लैंड मिल गई, तो वो थोड़ा सा अपर क्लास में आने लगे। दे स्टार्टेड गेटिंग रिच एंड देन दे became the part of the rising gentry, gentle class, upper class. And this is what Chaucer is saying, that how feudalism was changing its shape and changing its form gradually during the medieval time period. तो इस वीडियो में अब हमने डिस्कस किया है पोर्ट्रेट नाइट का, स्क्वायर का, इन दोनों का कंपैरिजन भी देखा है, योमन, प्रायरस, मंक स्पेशली, और फ्रायर का पोर्ट्रेट, और मर्चेंट, क्लार्क, सार्जेंट एट लॉ एंड फ्रैंकलिन, ये पोर्ट्रेट हमने डिस्कस किए हैं डिटेल में। इनके की कोट्स क्या है और इनका करेक्टर कैसा है, चौसर की क्या टोन है इनको बताते हुए, क्या सटैरिकल है, एडमिरेबल है, और पार्शियली सटैरिकल है या ह्यूमरस टोन है। ये चीज़ें आपको खासकर ध्यान रखनी, क्योंकि ये क्रिटिकल एनालिसिस का पार्ट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए पोर्ट्रेट मैं डिस्कस करूँगी, जो कि है जैसे गिल्ड्समैन, कुक, शिपमैन, फिजिशियन, और भी कुछ पोर्ट्रेट्स हैं जो डिस्कस करेंगे। और फिर ये प्रोलॉग खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊँगी जहाँ पर हम ओवरऑल किस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में और हमने उसके आंसर्स कैसे बनाने हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो डालूँगी। तो अभी आप इस वीडियो को देखें और इससे पहले वाली वीडियो को देखें अगर किसी का मिस हो गया है तो, जो बिगिनिंग वाली प्रोलॉग की जो बिगिनिंग की जो लाइन्स थी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ डॉक्टर श्वेता साइनिंग ऑफ। टिल देन कीप रीडिंग द पोर्ट्रेट एंड डू लेट मी know how did you find this video.